Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Ganesh Trading Co. versus Mojiram case. So start with the fact. इस केस के फैक्ट क्या है? यहाँ पे जो गणेश ट्रेडिंग कंपनी होती है वो यहाँ प्लेंटिफ है, ये फाइल करती है थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टनर अ सूट, अपने एक पार्टनर के थ्रू एक सूट फाइल करती है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, ये जो मनी को रिकवर करना है इनका कॉज ऑफ एक्शन है। यहाँ पे प्लेंटिफ लेकिन अप्लाई करता है फॉर द अमेंडमेंट कि हमें अपना प्लेंट अमेंड करना है। अब किस ग्राउंड क्यों उसे अपना प्लेंट अमेंड करना है? क्योंकि वो एक्सीडेंटली ये डालना भूल गया था, एक असेंशियल फैक्ट इसमें डालना भूल गया था कि ये जो फर्म है ना, जब ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ उस टाइम तक जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी थी। तो इट इज़ वन ऑफ द असेंशियल फैक्ट। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला कि भाई हम ये चीज़ आपको अमेंड करने नहीं देंगे प्लेंट में, तो रिफ्यूज़ टू ग्रांट अ लीव। और रीज़न उन्होंने ये दिया कि आप अमेंडमेंट करोगे तो दैट अमेंडमेंट वुड अमाउंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ नया कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा आपके एक अमेंडमेंट से। सो एंड हाई कोर्ट ऑल्सो कन्फर्म द सेम थिंग। तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब लीगल इशू ये था कि क्या ये जो अमेंडमेंट है सॉट टू अल्टर द कॉज ऑफ एक्शन और वेदर द अमेंडमेंट जो है वो परमिसेबल है या नहीं है। लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन कि कोर्ट का क्या रहा। अब प्रोसीजरल लॉ इज़ इंटेंडेड टू द फैसिलिटी, तो ये हमने लास्ट केस में भी देखा था कि प्रोसीजरल लॉ जो होता है ना, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए होती है। ठीक है, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द सब्सटेंटिव जस्टिस। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो प्रोसीजरल लॉ है ये इसका इंटेंट क्या है, ये फैसिलिटेट करना चाह रही है ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करना चाह रही है जस्टिस को। एंड अगर देखा जाए कि जो प्लेंटिफ क्या चाह रहा है कि plaintiff want to seek alter the cause of action itself and introduce indirectly through an amendment an entirely a new inconsistent cause of action in place of the original। तो जो ओरिजिनल इनका cause of action था उसकी जगह entirely new cause of action लेके आना चाह रहा है प्लेंटिफ। तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट मियरली अ फेलियर टू सेट आउट एन इवन और असेंशियल फैक्ट। अगर आप मान लीजिए जो असेंशियल फैक्ट है वो भूल गए, लेकिन अब वही केस में नहीं है, तो क्या जो प्रॉपर जस्टिस अवेल नहीं किया जा सकता है, राइट। तो टू गेट अ प्रॉपर जस्टिस तो असेंशियल फैक्ट का होना भी तो ज़रूरी है उसमें, राइट। तो इसीलिए ये जो मेयर जो स्पेसिफिकेशन है ना कि टोटल कॉज ऑफ एक्शन चेंज हुआ, तो कॉज ऑफ एक्शन किसी एक चीज़ का नहीं होता, इट इज़ अ होल बंडल ऑफ असेंशियल फैक्ट। तो कोई एक असेंशियल फैक्ट कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनाता है, जो बंडल होता है बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन मिलके बहुत सारे असेंशियल फैक्ट्स मिलके एक कॉज ऑफ एक्शन बनता है। ठीक है, सो मियर जो स्पेसिफिकेशन है कि कैपेसिटी इन विच अ सूट वॉज फाइल्ड इट कुड नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द सूट। तो यहाँ पे अगर हम अलाउ करेंगे उसे असेंशियल जो चेंजेस करने के लिए असेंशियल फैक्ट का, तो दैट वुड नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ अ सूट और ये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा रेस्ट ऑफ द प्लीडिंग में। इसीलिए यहाँ पे बोला गया जो अमेंडमेंट जो है वो अलाउ करनी चाहिए, और क्योंकि ये जो है वो कॉज ऑफ एक्शन को चेंज नहीं करेगा बल्कि ये करेक्टली एक जो करेक्टनेस होती है ना वो लेके आएगा केस में। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।